नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So you can say a matter can be said to be of substantial in issue if it is of importance for the decision of the case. If this matter is decided, है ना, if it has importance for the decision of a case, if some issue has some importance for the decision, then we can say it is substantially in issue. If it is negligible importance, जो उस केस का डिसीजन होना है उसमें इस इशू की कितनी भूमिका है। अगर ये इंपॉर्टेंट इशू है तो हम कहेंगे इसे दिस इज सब्सटेंशियली इन इशू। व्हेन इट हैज नो इंपॉर्टेंस इट मीन्स इट इज नॉट सब्सटेंशियली इन इशू। तो दिस इज ए टेस्ट फॉर दिस वेदर ए मैटर इन इशू इज सब्सटेंशियली और नॉट, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इशू फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इट मीन्स इट इज, वी कैन से, सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है, सही भाई बात है नहीं? प्लीज रेज हैंड। देखो मैं चाहता नहीं कि आप बिना समझे एक भी लाइन बढ़ाएं आगे को यहाँ पर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन। A sues B for possession of certain properties. A sues B for possession of certain properties on the basis of sale deed in his favor. If I am A, I am suing you that these certain properties belong to me because a sale deed has been effected in my favor. B impugns the deed as fictitious. You are saying this sale deed is fictitious. Got it or not? So there is a dispute regarding properties. One party is claiming on the basis of sale deed and other party is denying it, saying that this sale deed is fictitious. So this is a dispute between A and B, both parties. Got it or not? I am claiming property, you are denying it. What is the basis of my claim? Sale deed. What is the basis of your claim? Defense. Sale deed is fictitious. Now a subsequent suit for some other properties, mind it, subsequent suit for some other properties on the basis of same sale deed is filed. Now subsequent suit has been filed base of the क्या है, same sale deed. So there are now two suits. First suit is for the possession of the property on the basis of sale deed, and second में you are claiming for some other properties but on the basis of same sale deed. The issue about the fictitious nature of the sale deed is actually in issue in the former suit directly and substantially. तो जो the suit depend किस में कर रहा है? About fictitious nature, whether that sale deed is fictitious or not. So question, the point I want to make out कि what do we mean by the
directly and substantially in issue. In this case, what is directly and substantially in issue? What is that? Whether the sale deed is fictitious or not. So the sale deed is actually in issue, is former suit is directly and substantially. So in both cases, I am trying to build up only on that point कि what do we mean by the issue in which we can say directly and substantially in issue. तो अब मेरे ख्याल से मैटर इन इशू एंड डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को. वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज फ्रेजेस? बिकॉज दीज फ्रेजेस विल बी यूज इन सेक्शन 11 एज वेल. सेक्शन 11 is also using the same words, matters directly and substantially in issue. In that case, I will not be going to explain in such details. तो यहाँ पे समझना जरूरी, because many times problems are asked only on this point, whether res sub judice will be applicable or not, whether section 10 will be applicable or not, whether section 11 will be applicable or not. You will have to focus only on whether the matter was directly and substantially in issue or not. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए समझिए, द क्वेश्चन वेदर और नॉट ए मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वुड डिपेंड वेदर ए डिसीजन ऑन सच एन इशू वुड मैटरली अफेक्ट द डिसीजन ऑफ सूट और नॉट. इसको लाइन को समझ गए तो समझिए सब कुछ समझ गए आप लोग. ये क्वेश्चन ये कीजिए, इफ यू वांट टू डिसाइड कि वेदर दिस इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. सी दिस इज एंड नॉट और. If you want to determine the whether any issue is directly and substantially in issue or not, कि कोई जो विवाद है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में है या नहीं है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका एक क्वेश्चन कीजिए बस. और क्या है कि अगर इस विवाद को हल कर डिसाइड कर दिया जाए तो क्या उससे उस केस उस सूट का डिसीजन प्रभावित होगा या नहीं होगा. Whether a decision on such issue would materially affect the decision of the suit or not. अगर किसी इशू को डिसाइड करने से डिसीजन प्रभावित होता है, then we can say the issue is directly and substantially in issue. If answer is no, then we can say no, this issue is not directly and substantially in issue. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आपको. For example, एक देख लेते हैं, ये भी देखें क्या है. A sues B, number 1, for a declaration of title to certain lands. A sues B for a declaration of title to certain lands and for the rent of those lands. दो उसके प्रेयर है. There are two prayers. First, declaration of title. I should be declared owner of these lands. And secondly, the area of rent should be given to me. So there are two reliefs claimed here. Title, declaration of title and rents. Secondly, B denies A's title to the lands and also contends that no rent is due. So claim of title, claim of rent, asserted and denied, it becomes the matters in issue. सही है. In this case there are two matters now, title to the land, claim of rent. तो दी जो बेसिकली यह है, दीज इश्यूज आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. इफ एनी ऑफ द इश्यूज रिमेन, डिसीजन ऑफ द सूट विल बी अफेक्टेड. आप समझ रहे हैं बात को. अगर इसमें से किसी भी प्रश्न को, मतलब रेंट को, अगर रेंट का जो क्वेश्चन है, आई एम सेइंग रेंट इज ड्यू, आप कह रहे हैं रेंट ड्यू नहीं है, अगर इस क्वेश्चन का डिसीजन आप बताइए, क्या ये जो फाइनल डिसीजन आएगा, डिक्री आएगी, उसको अफेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा. इट मीन्स रेंट, डिमांड फॉर रेंट इज द डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. सेम थिंग इज द ओनरशिप राइट, वो भी क्या हुआ, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हुआ नहीं हुआ? हो पा रहा है भाई. चलिए, सो इस इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग जरा. ए सूज बी फॉर रेंट फॉर द ईयर 89-90, रेंट फॉर द ईयर 89 and 90, alleging that B was liable to pay it. So B should pay the rent for the year 89 and 90. The only issue raised by the court was regarding amount of rent, कि what should be the rent. Second suit, A files another suit against B for rent for the year 90-91. So year changes. In the former suit, in the previous suit,
You are claiming rent for the year 89-90. Here you are claiming rent for 90-91. Again B is saying that he is not liable to pay. Now you see, in that case, the question about B's liability for all the years was not alleged in the previous suit, and the point was therefore not directly and substantially in issue in the previous suit. So we are trying to understand ki whether the issue was directly and substantially in issue in the previous suit or not. So in this case, what was an issue? Rent liability for 89-90. In the subsequent suit, rent liability for 90-91. So you can say कि issues, parties are same. Rent issue is rent, but liability for different years now. So this is the case where you can say the matter in issue is different. It is not directly and substantially in issue in both suits, previous and subsequent. समझे आप? Now next, see. Again, you try to understand this because I searched various illustrations for you कि समझ नहीं पाएंगे वरना आप डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर इनके आपको इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे तो आप रिलेट कर पाओगे इनको. अदरवाइज सीपीसी बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली. हमें रटना पड़ता है कई बार. इसको समझिए. एक्स फाइल सूट फॉर पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड. दिस इज व्हाट? सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड. Alleged to have been fallen to his share on partition of joint family property with Y. So I am filing a suit against Y that this property should be handed over to me. Possession of this land should be given to me. Why? Because of the partition of family property, this share belongs to me. The basis of my claim is what? Partition. What I am claiming? Possession of land. समझ में आ गई बात? What I am claiming? Possession of land. So this is suit for possession. What is the basis? Partition of the joint family property. Again, defendant raised the plea that family property has not been divided. Defendant says this share cannot be given to you because still there is no partition property. Partition हुआ ही नहीं है अभी joint family property का. तो issue समझ में आ गया आपको? This is previous suit. Now later X sued Y for partition of joint family property. So this is the subsequent suit and it is for what? Partition of joint family property. So you see, first suit is for the possession and second is for partition of joint family. So you can say कि this is not the matter कि where directly an issue. Matter is not directly and substantially in issue. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसमें क्या था? डायरेक्टली इन सब्सटेंशियली क्या था? पार्टीशन, पोजेशन. यहाँ पर क्या? पार्टीशन करो आप. तो दिस इज द डिफरेंस. समझ गए आप लोग नहीं? एंड सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द योर एग्जाम. दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स. नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली. तो दिस फ्रेज has been asked directly, substantially, or third is what? Directly and substantially. No, to इसको जरा दोबारा पढ़िए, ढंग से समझिए इसको, इसमें क्या खास बात है. You cannot solve this question unless you have very good understanding of the phrases. अगर ये कहता है directly or substantially, if I change it like this, directly or substantially, then things can become difficult for you. And only that student can do that who have learned that section verbatim, who has focused the meaning of the and or here, which I try to draw your attention towards that. So this is what? Directly and substantially in issue. This is not only directly, this is not only substantially, this is both direct. This is the complete phrase. You should not read only one. This is complete phrase, directly and substantially in issue. ठीक? Next condition is what? Both the suits must be between the same parties or their representatives. This is not difficult to understand. But here you see this illustration. A claiming to be entitled to a house
A claims that this house belongs to me. A claiming to be entitled to a house as tenant of X. I am tenant of X, therefore this house belongs to me, and I am suing B for possession. You should hand over the possession of this house to me because I am the tenant of X. You got it? This is the first suit, previous suit. It is suit for basically for possession. On what basis? कि I am the tenant of the owner. Got it? Then this is the first suit. And second suit is what? इस खास बात क्या है? X is joined as performer defendant. X is joined as performer defendant. Now try to understand the meaning of performer defendant. Is the person against whom you are not seeking any relief. He is made party just for the due disposal of the case. See, if I am bringing case against you, it means I am seeking some relief against you. Got it? Suppose I am bringing a suit for damages against a public servant. Got it? Now it means I am claiming damages from public servant. So I am plaintiff and public servant is the defendant in this case. But I am joining the government also as a party for this. But I am not seeking any relief against the government. I have no grievance against the government. I have joined the government just to facilitate for the disposal of the case. If in case there is any clarification is needed, government should be party in that case. That is made proper party only. The need of joining government is what? That proper disposal of the case. I am not seeking any relief against the government. So I can say it, government is the performer defendant. When we join someone as performer party, it means we are not seeking any relief against that. So in this case, X is joined performer defendant. It means A is not seeking any relief from X. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई तो. A is seeking relief from B, not X, but B is also defendant and X is also defendant. X is a performer defendant. Why? Because A is not claiming any relief against X. A is claiming relief only from B. And what is the relief claimed? It is sued for possession. Got it? Now, so here in this case you will see who are the parties in this case basically. A and B and also X as a performer defendant. Right now, what we are doing this was the requirement that the suit must be between same parties or their representatives. So in this case we are to see whether in this case there will be application of section 10 or not, whether we can see the parties are same in both suits or not. Next suit, there is subsequent suit. X sues B for possession. Who is suing now? X. And who is the opposite party? B. Now A is not here. So this is subsequent suit. This suit is also for the possession. पहला सूट लेकर आया जो कह रहा है कि मैं टेनेंट हूं. दूसरा सूट कौन लेकर आया कि मैं मालिक हूं इसका. दोनों सूट एक ही व्यक्ति के ला रहे हैं, लेकिन एक में प्लेंटिफ ए है और दूसरे में प्लेंटिफ एक्स है, लेकिन एक्स भी उसमें ज्वाइन था पहले वाले सूट में. तो क्वेश्चन ये है, बी ये कहता है बी प्लीड्स एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10. इज द प्ली वैलिड? गिव रीजंस. कि सूट बी प्लीड्स सेक्शन 10 मीन्स कि सब्सिक्वेंट सूट, if this suit should be stayed because already there is first suit going on which has been filed by A against me. B ये कहता है कि already I am facing a case. You can say it previous suit. So this is subsequent suit and it should be stayed. Got it or not? So as a judge you have to determine whether section 10 will be applicable in this case or not. So in this case you will see previous suit was between A and B. And the subsequent suit is between B and X. And X was only a performer defendant in the former suit. Therefore, parties are not same in this case, and therefore, section 10 will not be applicable. So B's plea will be defeated in this case. समझ में आ गई बात नहीं आ गई? Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. Good. Now come to next condition. Previously instituted suit, you can say first suit, must be pending in the same court. Now here
इन विच कोर्ट प्रीवियस केस शुड बी पेंडिंग। पहला वाला जो केस है प्रीवियस सूट जिसे हम कह रहे हैं वो कौन सी कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, देखिए previously instituted suit must be pending in the same court, number 1, or in any other court in India, number 2, number 3 in any court beyond the limits of India, and number 4 Supreme Court। तो मैं इसको अलग स्लाइड में दिखाता हूँ आपको है क्या ये। These are the 4 courts, you will have to identify it and you should be very particular in remembering all these courts। Number 1, previous suit is pending in the same court, it means you are bringing in the same court in which previous suit is pending, there is no doubt about this। otherwise in any other court in India, भारत में किसी अन्य न्यायालय में होने चाहिए। लेकिन खास बात क्या है, this court having jurisdiction to grant the relief claimed, जो रिलीफ सब्सिक्वेंट सूट में मांगा जा रहा है उसको देने, वहां से भी क्लेम मिल सकता है। वो समझ रहे हैं आप, जिस रिलीफ के लिए सेकंड सूट लाया गया है उस रिलीफ के लिए पहली कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है। तो ये होगी दूसरी कोर्ट। पहली कोर्ट सेम कोर्ट, सेकंड है अनदर कोर्ट इन इंडिया बट हैविंग जुरिस्डिक्शन। नाउ थर्ड कोर्ट इज व्हाट, अब बियॉन्ड इंडिया चले जाएंगे, इन एनी कोर्ट बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, बट दिस इज established or constituted by the central। this is third court and again this court is having jurisdiction to grant the relief claimed, and fourth is before the Supreme Court। so these are the 4 courts before which previous suit must be pending। any doubt regarding this? there is no explanation, no need of any explanation, just remember these 4 courts where the previous suit should be pending। इन 4 कोर्ट में से जो पहला वाला सूट है किसी भी एक कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें खास बात क्या है, देखो ये जो इस लाइन को समझने की कोशिश की, टेक्निकल इशू है। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड, ऐसा मान लीजिए this is C1, the court in which previous suit is instituted, it is C1, must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit। C1 must have jurisdiction for what? To grant the relief, which relief? Which is claimed in which suit? In subsequent suit। if in subsequent suit injunction is demanded, injunction is claimed, then C1 must be having jurisdiction to grant that relief। C1 and C2, this court is subsequent suit is in C2, so you will have to see whether this C1 is having jurisdiction of C2 or not। C2 कोर्ट पे जो गए आप, कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर निकलना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि बीच में लग रहा कि चलो आ रहा है, समझ में आ रहा है, अब ये तो पता नहीं, देखो टेक्निकल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ऐसा। देखिए समझिए क्या, C2 के पास पहुँचे आप कोर्ट में, मैं एज ए प्लेंटिफ आई ब्रॉट ए सेकंड सूट इन द सेकंड कोर्ट एंड इन एनी अदर कोर्ट, समझ में आ गई बात, इन एनी ऑफ द 4 कोर्ट्स जिनकी मेंशनिंग हुई, आई एम क्लेमिंग इंजंक्शन फॉर दिस। नाउ डिफेंडेंट सेड इट इज द केस ऑफ रेस सब जुडिस, this second suit, subsequent suit shall be stayed। then it will be seen कि whether the claim relief claimed in the second suit can be given by the first court or not। अगर वो कोर्ट वही रिलीफ दे सकती है या नहीं, अगर वो दे सकती है तो रेस जुडिकेटा फिर अप्लाई हो जाएगा, समझे। जैसे मैं बताता हूँ पिछले सेशन कैसे, एक कोर्ट में आप गए, एक कोर्ट, ये यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको, मैं समझाता हूँ ऐसे ही। एक सूट लाई पत्नी पति के विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट 125 पे या हिंदू मैरिज एक्ट में ले आई वो, ठीक है ना। सेकंड सूट लेकर आ रहे हैं डिवोर्स के लिए,
तो जो सेकंड सूट में रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं आप? डिवोर्स का। पहले उसमें क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हैं? का। तो विद अदर मैटर्स अगर सारे और आपको कॉमन और सारी चीज़ मान भी ली जाए तो हम क्योंकि एक ही बात फोकस कर रहे हैं तो ये देखा जाए क्या डिवोर्स वाला जो रिलीफ है पहले वाली कोर्ट भी दे सकती है, नहीं दे सकती? जो सब्सिक्वेंट कोर्ट से रिलीफ क्लेम किया जा रहा है डिवोर्स का, वी आर क्लेमिंग रिलीफ ऑफ डिवोर्स फ्रॉम इन द सब्सिक्वेंट सूट, तो इट विल बी सीन वेदर द सेम रिलीफ कैन बी ग्रांटेड बाय द अर्लियर कोर्ट और नॉट. If not, then section 10 will not be applicable in this case. So it is not the only which court, you will have to see whether the जो first court है has the jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई तो. I have given you notes as well. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक दो बार नोट्स ही पढ़ के देखना. Next, this is very important. Such parties must be litigating under the same title in the both the suits. Same title in both suits. दोनों ही पार्टी सेम टाइटल के अंतर्गत लिटिगेट कर रही हो आपस में, उनका लिटिगेशन हो रहा है. इसका मतलब कितने लोग जानते हैं? प्लीज रेज हैंड. 1 2 सेम. नो. सीधी सेम टाइटल का मतलब समझिए इसको क्या है. और इसको समझने के लिए आप ना पहले इस इलस्ट्रेशन को पढ़िए. M brought a suit against Y to recover possession of Mutt property. Who is bringing suit? M. M is bringing a suit for what? To recover possession. Possession of what? Possession of Mutt property. सही. What is the basis of claim? Claiming himself to the heir of deceased Mahant. जो मृतक महंत जी हैं उनका मैं उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए जो मठ की संपत्ति है वो मुझे मिलनी चाहिए. ऐसा एम का कहना है. एम ने कहा कि जो स्वर्गीय महंत हैं उनका मैं उत्तराधिकारी हूँ और जो मठ की प्रॉपर्टी है इसलिए मुझे मिलनी चाहिए. इसलिए दैट्स वाई ही इज ब्रिंगिंग सूट अगेंस्ट वाई. तो प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ वाई. ही इज सीकिंग पोजेशन ऑफ दैट. व्हाट इज द बेसिस? दैट आई एम द legal heir of deceased Mahant. Got it? Now, so here what is in what capacity he is bringing suit? As the heir of deceased Mahant. It is not in his personal capacity. He is coming as the deceased heir of deceased. Now देखिए, later on M brought another suit for possession against Y. Same parties हो गई, claiming himself to be the manager of the Mutt property on behalf of the Mutt. So यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से, देखिए इसको. Suit is same. Suit against to recover. Suit to recover possession. This is suit to recover possession in both cases. But in first capacity, he is bringing the suit as the heir of deceased Mahant. यानी कि title was heir of legal heir of deceased Mahant. And in second suit, he is coming as the manager of the Mutt property on behalf of the Mutt. तो here these are two suits. Subject matter is same property है, पार्टी भी सेम ही है, बट इन डिफरेंट कैपेसिटी आ रहे हैं यहाँ पर. इन वन कैपेसिटी ही इज कमिंग विद द एज ए मैनेजर एंड इन अदर कोर्ट ही इज कमिंग एज हियर ऑफ डिसीज्ड. सो दिस इज नॉट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 10. अब तो ये अगर ये सेम होता तब हम कहते हैं कि दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल. अगर इसी केस में मान लीजिए सपोज फर्स्ट सूट वुड हैव बीन ब्रॉट एज द मैनेजर और ये भी मर जाता तो इसकी जगह जो इनकॉर्पोरेट होता है वो मैनेजर के रूप में आता सामने, तो हम कहते हैं कि भाई पीढ़ियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन पोस्ट सेम है, मैनेजर ऑफ द मट प्रॉपर्टी. जो किस कैपेसिटी में सामने आया कोर्ट के? इन द कैपेसिटी ऑफ, है ना. जैसे मान लीजिए मैं प्रिंसिपल के रूप में जाऊँ या विधि के रूप में जाऊँ, विधि के डायरेक्टर रूप में अगर मैं किसी को सू करता हूँ मैं, तो आई एम अप्रोचिंग नॉट इन एज ए पर्सनली विजेंद्र वर्मा, नो, आई एम अप्रोचिंग द कोर्ट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर विधि जुडिशियल अकेडमी. तो टाइटल विल बी डायरेक्टर विधि जुडिशियल अकेडमी वर्सेस सो एंड सो. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइटल ऑफ सूट. आगे बढ़ते हैं. So here you will see M is not contesting the second suit in the same capacity, यानी कि in same title. Next, there is case law Union of India versus Pramod Gupta, very important case, and in this case they
the Lordship of Supreme Court try to understand, to make you understand the difference. When we say the same title, it is not the same as the cause of action or subject matter of two suits. In this case, they try to make you understand that. See, as we discussed in case of Mathavi, subject matter of two suit was same. Property of Math property was the subject matter in है ना. Cause of action is same कि one party is in the possession, illegal possession, but title was different. So they explained it that the term same title has nothing to do either with the cause of action or with the subject matter of the two suits. In which case it was held. This was the case of Union of India versus Pramod Gupta. बोलो कर लेंगे. Very good. And this is the test for applicability of section 10. If you want to, whether the decision in previously instituted suit would operate as res judicata in the subsequent suit. The test for applicability of section 10 is what? Whether the decision is in a previously instituted suit would operate as res judicata in subsequent suit. It is not. मैं समझाता हूँ मतलब क्या है. पढ़ लिया आप लोगों ने. केस का नाम लिख लीजिए, राधा देवी वर्सेस दीप नारायण. कि अगर आपको ये जानना हो, सपोज कीजिए ए सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट बाय द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट सेज दैट इट इज़ द केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10. डिफेंडेंट का कहना यह है कि यहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई होना चाहिए और सब्सिक्वेंट सूट शुड बी स्टेड. सही है. कोर्ट को ये फाइंड आउट करना है वेदर सेक्शन 10 अप्लाई होगा इसमें या नहीं होगा अप्लाई इसमें. ये प्रश्न है. तो तब क्या होगा, सोच क्या होगी कोर्ट की. कोर्ट ये सोचेगी कि अगर जो पहले वाला सूट है वो डिसाइड हो जाए, इमेजिन करो कि पहला सूट डिसाइड हो गया, तो तब क्या सब्सिक्वेंट सूट के लिए हम रेस जुडिकेटा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सूट पहले से डिसाइड हो चुका है. नाउ दिस इज द केस ऑफ रेस जुडिकेटा. अगर आंसर यस है तो फिर सेक्शन 10 भी अप्लाई उसमें हो जाएगा. जहाँ जहाँ पर सेक्शन 11 अप्लाई होने की संभावना बनती है वहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा. अब इसको ऐसा समझिए, अगर प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट डिसाइड हो गया देन इट विल बी द केस ऑफ सेक्शन 11. अगर वो कंटिन्यू चल रहा है इट विल बी द केस ऑफ सेक्शन 10. तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू. दिस इज द टेस्ट इन द केस ऑफ राधा देवी वर्सेस दीप नारायण. ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आप लोगों ने, बचा के रखिए. सिर्फ इतनी सी बात है कि ये देखना कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट अगर डिसाइड हो जाए तब डिफेंडेंट का क्लेम क्या होगा. क्या डिफेंडेंट ये कह सकता है कि दिस इज द केस ऑफ रेस जुडिकेटा? इफ आंसर इज यस देन इट इज द ऑल्सो द केस ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी का. क्योंकि अभी पेंडिंग है तो उसको सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर देते हैं हम लोग अभी. तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 10. अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है और मैं आपकी बातों को, मन को पढ़ करके आज की कहानी को यहीं विराम करता हूँ. ठीक है, चलिए. आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना. फिर तो देखिए, वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है. अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग. बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है. बिलीव मी, ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. जस्ट कीप लर्निंग. एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए. हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है. ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.